कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो आपको कोई और नहीं बताता। प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में आ गए। सर बहुत स्वागत है आपका। सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। जी बहुत स्वागत है आपका। और देवेंद्र पराशर इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ। देवेंद्र आपका बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम आपके साथ जो बात करने वाले हैं इसमें बाकी कुछ अंदर की बातें आपको नई बातें पता चलेंगी। बाकी थोड़ा बहुत अखबारों से पता चल जाता है, लेकिन उसके पीछे है क्या। अगले 15 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि मकर संक्रांति के बाद बजट तक 1 फरवरी तक इस 15 दिनों में बजट उसका कल्बिनेशन होगा। कुछ बहुत बड़े काम होने हैं, तो वो क्या है इसी के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। यूं कह लीजिए प्रधानमंत्री का ये नए साल का कैलेंडर जो है जनवरी महीने का, वो बड़ा व्यस्त है। तो उसमें क्या क्या होगा, 2-3 बातें शॉर्ट में बता देता हूं, फिर उसकी डिटेल में जाएंगे। जैसे आज़ादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री कार्यालय का पता बदलने वाला है, और ये होने ही वाला है। नाम तो बदल ही गया, पीएमओ को सेवा तीर्थ कर दिया गया है। अब वो सेवा तीर्थ एक्चुअली उठ के, मतलब पीएमओ उठ के अपने नए भवन में जाएगा। तो ये एक ऐतिहासिक घटना, क्योंकि अभी तक जहां से भारत सरकार चलती थी, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, जहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय ये सब था, वो बाकी लोग शिफ्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। ये ऐतिहासिक इमारतें थी जहां पर नई पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, उसके सामने की सब कुछ था, उसके पीछे राष्ट्रपति भवन है विशाल। अब वहां से उठ के एक नए जमाने के कल्चर में कैसे ऑपरेट करेगी भारत सरकार, और अभी तक कैसे चलती थी, कहां से चलती थी, तो उसकी कुछ इनसाइड डिटेलिंग हम लोग आज करेंगे। और इसके अलावा 20 तारीख को नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष से बीजेपी के पूर्ण अध्यक्ष हो जाएंगे, तो फिर उनकी नई टीम भी बनेगी। बताया जा रहा है उस टीम के बनने में बहुत देरी भी नहीं है, तो उसमें कौन इन कौन आउट, इसकी बात भी करेंगे। और उससे जुड़े हुए फिर कुछ ऐसे फैसले थे जो रुके ही हुए थे। कई राज्यों में कुछ परिवर्तन होने थे, यूपी में भी होना था मंत्रिमंडल में विस्तार, यहाँ बिहार में भी होना है, और केंद्र में भी होने की बात चल रही थी। तो उसमें वो टीम जो है वो कैसी दिख सकती है नए साल में, ये सारी बातें करेंगे हम। तो पहले ये सब, पहली बार आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय का पता बदलना, अभी बात हो रही थी तो ये था कि भी जब नई पार्लियामेंट भी बन रही थी, तो उस वक्त भी जो लोग पहले शिकायत करते थे कि बैठते हैं तो कूहनी लड़ती है, एक दूसरे के साथ बैठने की जगह नहीं है, इसी का पानी टपकता है। ऑपोजिशन के लोगों ने तब जब खुद मांग करते थे कि नई बिल्डिंग बननी चाहिए, नहीं बनी तो फिर एतराज किया। अब तो पीएमओ बदलने जा रहा है, फिर एक वक्त आएगा जब एलकेएम भी बदलेगा, उनका घर भी नया बन रहा है, वहां भी जाएंगे। धीरे धीरे सब कुछ नए में जा रहा है। सर बिल्कुल, देखिए, मांग की बात छोड़िए, जब शिवराज पाटिल लोकसभा अध्यक्ष थे तब ये फैसला हुआ था सरकार की ओर से, लोकसभा की अध्यक्ष की ओर से, कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बननी चाहिए। उस समय जो रिपोर्ट थी, जो टेक्निकल रिपोर्ट थी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, कि इस बिल्डिंग में अब मरम्मत करना भी मुश्किल है। लेकिन जब बनना शुरू हुआ तो चूंकि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बन रही थी, इसलिए विरोध करना था, तो उसका विरोध हुआ। दूसरी बात यह है कि हर देश आज़ादी के बाद दुनिया भर के देशों का इतिहास देखिए, वो नए सिरे से सब कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। देश अपनी लिगेसी बनाता है, फिर लीडर अपनी लिगेसी बनाता है। नरेंद्र मोदी वो दोनों काम कर रहे हैं कि भाई आज़ादी के बाद से हमने क्या नया बनाया, जो अंग्रेज छोड़ गए थे या जो मुगलों के समय बना था, उसके अलावा भारत में क्या नया बना, वो दिखाने के लिए हमारे पास 200 साल, 500 साल, 1000 साल पुराने जो है वो निर्माण है, वो हम दिखाते हैं। वो हमारी हेरिटेज है, उस पर गर्व करना चाहिए, उसको प्रिजर्व करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जो बाद में आए लोग, स्वतंत्रता के बाद जिनको सत्ता मिली, उन्होंने क्या बनाया, ये एक सवाल होगा ना। तो उस सवाल का ये जवाब है। तो ये लेगेसी का सवाल है या यूटिलिटी का सवाल है? अब जैसे पीएम नया पीएमओ में जब हम जा रहे हैं, नहीं, और दोनों चीज़ें हैं। देखिए, आप लेगेसी का भी सवाल है, और जो परिवर्तन हुआ है, अब जिस तरह की बिल्डिंग है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, आप देखिए आज जिस तरह के भवन बन रहे हैं, जिस तरह की ज़रूरतें हैं, उस समय तो वो जो भवन बने थे उनमें एसी की कोई ज़रूरत नहीं थी। आज कोई भी दफ्तर जो है वो बिना एसी के चलता नहीं। तो उसके लिहाज से, और फिर उस समय जिस तरह की ज़रूरतें थी और जितने लोग थे, उसको भी देखिए कितने बढ़ गए हैं। तो आपको ज़्यादा स्पेस की भी ज़रूरत है।
तो उस सब दृष्टि से देखिए तो सवाल यह है कि इसमें बुरा क्या है। अगर भारत अपना कुछ बना रहा है, अपनी संसद भवन बना रहा है, नया संसद भवन बना रहा है, और ये संसद भवन पुरानी दे दिया ना, 100 साल से पुरानी हो लोगों गई। को लगता है मोदी बना रहा है अपने लिए। हाँ, वो समस्या वहां है, बनाने में समस्या नहीं है, मोदी बना रहे हैं ये समस्या है। यही काम अगर मनमोहन सिंह या कोई और प्रधानमंत्री कर रहा होता तो उसका विरोध नहीं होता। वैसे भी बदलाव का, परिवर्तन का विरोध हमेशा होता है। यथा स्थिति जब भी आप तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपका विरोध होगा। वैसे तो ये 14 जनवरी 15 जनवरी ये तो मकर संक्रांति है ही, परिवर्तन का वक्त ही होता है, तो यहाँ ही से ये सारे परिवर्तन शुरू हो रहे हैं। पहले ये आप तो देखिए बड़े लोग हैं, सबने देखा हुआ है पीएमओ कैसा होता है, मैंने तो नहीं देखा अंदर से कैसा होता है, इन्होंने देखा होगा तीनों ने, तो नए आपने तो नया भी देख लिया होगा। अभी तो उसमें बहुत काम भी चल रहा है किसी ने। नहीं, अभी कमरा नहीं है, कमरा नहीं है। लेकिन फिर भी क्या अंतर है मतलब साउथ ब्लॉक वाले पीएमओ में और नए सेवा तीर्थ में? यूटिलिटी के हिसाब से आप देखें तो सबसे बड़ा फर्क नज़र आएगा। जैसे प्रधानमंत्री ने जब ये तय किया, उसके बाद इस कंसेप्ट पे जो बात हुई, तो पहला मैसेज यही था कि सेवा के हिसाब से स्ट्रक्चर होना चाहिए, भव्यता के हिसाब से नहीं होना चाहिए। अच्छा। आपको लगे कि कोई बहुत ग्रैंड बिल्डिंग बनवा दी है कि एकदम गजब की ब्यूटी है उसमें, उस हिसाब से नहीं होना चाहिए। सेवा के हिसाब से और यूटिलिटी के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे 3-3 फ्लोर के 3 ब्लॉक हैं, मान इसको पहले एग्जीक्यूटिव ब्लॉक कहा गया था, जिसको अब सेवा तीर्थ सरकार ने नाम दिया। आधुनिक समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से अगर देखिए, जैसे मान लीजिए इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग होनी है, तो मीटिंग कहाँ होनी है? बड़े बड़े हॉल आपको चाहिए होगा, प्रेजेंटेशन बेस्ड सारा कुछ काम चल रहा है, तो उस तरह के बहुत सारे हॉल पुराने वाले बिल्डिंग में नहीं थे। वहाँ एक समस्या होती थी कि कोई बड़ा ग्रुप आ जाए तो फिर लिमिटेड हॉल्स थे उसमें आपको बैठक करनी है। अब एक साथ अगर मिनिस्टर के लेवल पे भी कोई बैठक होनी है, जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पे भी कोई बैठक होनी है, तो उसके लिए दिक्कतें होती थी। तो उन ज़रूरतों के लिहाज से पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप सोचिए कि अपने आप में, या ख़ासतौर पर क्राइसिस के समय के हिसाब से सोचिए कि अगर कोई क्राइसिस आ जाए तो प्रधानमंत्री का दफ्तर कहीं और है और नेशनल सिक्योरिटी सेक्रेटेरिएट, सिक्योरिटी काउंसिल का जो है वो कहीं और है, वो सरदार पटेल भवन, और यहाँ इन दोनों के बीच में कम से कम लगभग 1000 मीटर के आसपास का डिफरेंस होगा। मीटर छोड़िए, ट्रैफिक सोचिए दो कैसे क्राइसिस के समय सोचिए कितनी बड़ी मुसीबत वाली बात हो सकती है। इस नई बिल्डिंग में क्या है कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, अच्छा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कहाँ काम करता था? तो राष्ट्रपति भवन के एक हिस्से में वो था। अच्छा। हाँ, पीएमओ के नजदीक था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक दूरी। तो एक जो यहाँ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, यहाँ पीएमओ और यहाँ सिक्योरिटी काउंसिल, हाँ एनएसए वहाँ बैठेंगे। अच्छा। पुराने दफ्तर में भी जो साउथ ब्लॉक में भी एनएसए का एक कमरा था, लेकिन सेक्रेटेरिएट नहीं था। उनके सारे अधिकारी वहाँ बैठ रहे हैं, ये यहाँ कैसे बैठ सकते थे? तो इनकी मजबूरी थी कि वहीं बैठे। अब सब कुछ एक जगह पे आ गया है। 3 हिस्से जैसा कि हैं कि एक में पीएम का दफ्तर, मतलब पीएम वाला सेक्शन पीएमओ, दूसरे में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और तीसरे में एनएसए। ये 3 ब्लॉक्स हैं जो कनेक्टेड है। 3 ब्लॉक कनेक्टेड है और अंडरग्राउंड वे में भी कनेक्टेड है। मतलब कोई क्राइसिस का समय अगर आ जाए तो उसके लिहाज से भी बनाया गया है। इसमें नीचे 2 बेसमेंट है, B1 B2 करके, और उसके ऊपर 3 फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर पे रिसेप्शन या बाकी सारी चीजें और लोअर लेवल के अधिकारी, फर्स्ट फ्लोर पे जाएं तो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी। और सीधे से शब्दों में कहें तो पीएमओ, कैबिनेट सेक्रेटरी और एनएसए तीनों के दफ्तर जुड़ गए एकदम ओके, कनेक्टेड, ऊपर से भी और अंडरग्राउंड वे में भी। और पीएमओ की बात कर लें तो 3rd फ्लोर पे जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री और उनके पीएस वगैरह इस तरह के लोग होंगे। उससे नीचे वाले पे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ बैठकें वगैरह करनी होगी, और उसके नीचे जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह। तो कुल मिलाकर आधुनिक ज़रूरत के हिसाब से बहुत एकदम हाईटेक बनाया गया है इसको, कि ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक के हिसाब से किया जा सके। मान लीजिए कोई फॉरेन डेलीगेशन आ रहा, बड़ी बैठक करनी है, तो आप सोचिए ना कि अभी पुराने वाले दफ्तर में, सौरभ जैसे एक छोटी सी चीज़ सोचिए, बहुत छोटी चीज़ है, पुराने साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में अगर आप वेटिंग कमरे में बैठे हुए हैं, वेटिंग लाउंज में, तो वहाँ पे लू नहीं है, उसके लिए आपको निकल के कॉर्नर में आ जाना। तो कोई फॉरेन डेलीगेशन आए तो कैसा, आज के ज़माने में कैसा रहे? एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। इसी रूप में आप बड़ी बड़ी चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि जो भी कोई बड़ी ज़रूरत है वहाँ पे दिक्कत होती है। होम मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी है। वो तो कर्तव्य भवन में वो तो पहले ही हो गया था, कई महीने पहले ही हो गया था। अब सर ये सवाल यूटिलिटी का है कि लेगेसी का है? ये मोदी जी लेगेसी बना रहे हैं क्या अपनी? नई पार्लियामेंट, राजपथ, कर्तव्य पथ हो गया, और पीएमओ भी नया, और सब कुछ नया नहीं है। वो तो लेगेसी तो है ही ना। अब इसके बाद तो जब चर्चा होगी, जैसा कहा ही प्रदीप जी ने कि आज़ादी के बाद क्या बना, तो आज़ादी के बाद जो दिल्ली में स्ट्रक्चर बने हैं वो बड़ा गिना चुना आपको दिखाई देगा। एक जो विदेश मंत्रालय का नया भवन बना, आपने देखा है, वो जवाहरलाल नेहरू भवन जो बना है,
और या फिर उसके पहले बना था आपका इंडिया हैबिटेट सेंटर का जो स्ट्रक्चर है ये अच्छा बना था। तो इस तरह के बहुत कम बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने के बाद कई चीज़ें और नई बनाई, जैसे प्रगति मैदान का कॉन्सेप्ट था पहले से, लोगों ने उसको वहाँ एक जिस तरह का वो बना हुआ था, ज़मीन थी पहले से एक्वायर की हुई ज़मीन थी, वहाँ एक बड़ा प्रगति मैदान आप देखिए जाकर कितना भव्य बन गया। भारत मंडपम हम लोग भारत मंडपम हो गया, वो बुक फेयर होकर के आते हैं, तो वो नया बना प्रगति मैदान। अब किसने बनवाया? तो नरेंद्र मोदी ने बनवाया। कर्तव्य भवन किसने बनाया? मतलब साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, शास्त्री भवन, उद्योग भवन, कृषि भवन, इन सब से निकल करके अगर सारे सरकारी कार्यालय चले जाएंगे, सब टूट जाएंगी इमारतें, तो जो कुछ बचेगा लुटियंस की दिल्ली में, वो किसने बनाया? तो वो नरेंद्र मोदी ने बनवाया। कर्तव्य भवन 1, कर्तव्य भवन 2, सेवा तीर्थ, ये सब चीज़ें नरेंद्र मोदी के नाम से, सारी लीगेसी उनकी बनेगी। इसके पहले काम चलाने के लिए काम होते थे। जैसे हम लोगों को ध्यान है, देवेंद्र जी को भी ध्यान होगा ही, प्रदीप जी को भी होगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी को जरूरत महसूस हुई तो वहाँ रेस कोर्स रोड में पंचवटी उन्होंने बनवाया, जहाँ मीटिंग्स के लिए जगह की कमी होती थी, तो एक पंचवटी वहीं एक बनवाया गया जहाँ मीटिंग्स होंगी, लोगों से मिलते थे प्रधानमंत्री। तो काम चलाया जा रहा था बना करके। वहाँ भी प्रधानमंत्री के पास सारे थे, 1, 3, 5, 7 चारों बंगले प्रधानमंत्री के होते हैं वहाँ उनका सिक्योरिटी गार्ड है, मिलने की जगह है, प्राइवेट आवास है, सब है। तो वहाँ निर्माण किया जाता था। इस तरह से काम, कुछ निर्माण करा लिए, काम चला लिए, ऐसे काम चल रहे थे। अब उसको सब कुछ नए सिरे से बना दिया गया और आधुनिक तकनीक के हिसाब से चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो हुआ। उस आधुनिक तकनीक की ज़रूरत से ज़्यादा ये लीगेसी का मामला हमको लगता है कि एक लीगेसी अपनी प्रधानमंत्री ने बनाई कि लुटियंस की दिल्ली में सारी चीज़ें किसके नाम से होंगी? तो नरेंद्र मोदी के नाम से होंगी। कर्तव्य पत्र आप कह रहे हैं काम चल ही रहा था, चलाते रहते? नहीं, मतलब चला सकते थे, बाकी लोग चला भी रहे थे, चला ही रहे थे ना। चला रहे थे। तो शास्त्री भवन में आप चले जाइए, खड़े नहीं हो सकते, इतनी बदबू आती है। नहीं, तो उसको प्रिजर्व करने की बात थी। मतलब उसमें क्या है कि अब जैसे अब 400 साल पुरानी इमारत में, किसको प्रिजर्व करेंगे भाई? जैसे हम कह रहे हैं कि 400 साल पुरानी वेस्टमिंस्टर बिल्डिंग में इंग्लैंड की पार्लियामेंट चल रही है ना, तो वो अब कुछ दूसरी बात उसमें लीगेसी की जब बात आई, वो आपने भी देखी, मैंने भी देखी, कितनी भव्य है वो, है ना। तो उसी अब उन्होंने बनवाई कितनी। हाँ, वही ये बात आ गई कि लोगों ने अब ये लीगेसी में ये बात भी आ गई कि ये पार्लियामेंट उन लोगों ने बनवाई है, ये सारी इमारतें उन्होंने बनवाई है। हालांकि उसमें भी एक तर्क ये रहता है कि बनवाई तो कौन से अपने बाप दादे की संपत्ति ले आके बनवाई, हमारे ही तो पैसे थे, पैसे हमारे थे, मजदूर हमारे थे, अपने हमारे यहाँ के तो पैसे ले जाकर के उन्होंने सारी संपत्ति अपनी बनाई वहाँ। तो हमारी बनाई उन्होंने हमारे पैसे से ही बनाई हुई है। खैर, वो कुछ चीज़ें अच्छी हैं उसमें, जैसे प्रधानमंत्री ने जो वॉर मेमोरियल बनवाया, हम लोगों के यहाँ वॉर मेमोरियल नहीं था। ये बड़ी उसकी बात थी भाई कि इतनी लड़ाइयाँ हमारे यहाँ लड़ी, हमारे वीर जवान शहीद हुए, और इंडिया गेट उनका बनवाया हुआ था जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार के सैनिकों, शहीद सैनिकों के नाम थे। उसके बाद हमारे जो सैनिक ब्रिटिश आर्मी के लिए, हाँ, ब्रिटिश आर्मी के लिए लड़े थे। तो अब वॉर मेमोरियल बना तो अच्छा लगता है कि वॉर मेमोरियल है, हमारे लोग जाकर के हम अपने सैनिकों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। बात कुछ कह देते, कंट्रोवर्सी हो जाती है। लोग तो बात ये कहते हैं कि भाई ये लाल किले से क्या लेना देना भाई। अगर उसकी बात करें आइडियोलॉजी की, तो भारत का प्रधानमंत्री लाल किले से क्यों? भाई लाल किला हमारा है ना, हमारे पैसे से, तो हमारे लोगों के खून चूस करके उसी संपत्ति से, तो उस समय के राजा कहाँ से पैसे ले आते थे? जमीनें जो आज कही जाती है, हम ये कोई ऐसी बात थोड़ा है कि वक्फ की जमीन हो गई 1 लाख एकड़, कहाँ से लेके आए थे? वक्फ जमीन आप फरगना से लेकर के आए थे कि इराक ईरान से लेकर के आए थे? जमीन तो हमारी थी, पैसे हमारे थे, मजदूर हमारे थे, सब हमारी बिल्डिंग्स है, तो वो ठीक है। लेकिन यूटिलिटी का फैक्टर भी है, लीगेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात हुई, हाँ, मतलब ये हार्डवेयर की बात हो गई। अब सॉफ्टवेयर की बात करनी है आपको। सॉफ्टवेयर देखिए, बात ही सरकार कहाँ से चल रही है। अब ये कि भाई ये रूलिंग पार्टी जो है ये कैसे चलेगी, तो 20 तारीख को नितिन नवीन जी अध्यक्ष बन जाएंगे। इसमें तो कोई सब, वो तो अध्यक्ष तो हो ही गए हैं। सवाल है टीम का कि नितिन नवीन अब जब फुल चार्ज अज्यूम करेंगे तो वो पार्टी को कैसे चलाएंगे, या वही पार्टी को चलाएंगे सही मायनों में? जो टीम बनेगी नहीं वो कैसी होगी, या वो टीम वो चुनेंगे या वो टीम उनको दी जाएगी? नहीं, देखिए, पहले तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस का थोड़ा मामला अलग है। बीजेपी में जब सत्ता में नहीं होती तो अध्यक्ष चलाता है, जब पार्टी सत्ता में होती है तो प्रधानमंत्री सबसे बड़ा नेता होता है, चाहे अटल जी रहे हों चाहे नरेंद्र मोदी हो। ऐसा नहीं हो सकता कि अटल जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय जो अध्यक्ष था उसकी चलेगी, अटल जी के नहीं। इतना दूर तो मैं गया भी नहीं था सर। मैं अभी की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं सोच में भी इतना दूर नहीं गया था कि नितिन नवीन पार्टी चलाएंगे। नहीं, आपने सवाल पूछा, अभी तो सरकार आपने सवाल पूछा नितिन नवीन चलाएंगे या कोई और चलाएगा, ये आपका सवाल था। जी। उससे पहले बात यह है कि नितिन नवीन की जो टीम बनेगी उससे जो बाहर रह जाएंगे, जो अभी की टीम में है, उनका समायोजन कैसे होगा। पहले तो ये तरीका था कि मंत्री को हटाना है
तो अगर महत्वपूर्ण मंत्री है, लोकप्रिय है, उसको महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो बहाना बनाया जाता था कि संगठन में काम करना चाहते हैं। प्रमोद महाजन का उदाहरण है हमारे सामने। उनसे नाराज़ हो गए अटल जी, उनको हटाना था। वो विदेश जा रहे थे, पोर्टिको में गाड़ी में बैठने जा रहे थे एयरपोर्ट जाने के लिए। फ़ोन आया कि प्रधानमंत्री के यहाँ से फ़ोन आया। गए, उन्होंने कहा कि अभी आ जाओ। तो उन्होंने कहा मैं तो विदेश जा रहा हूँ, लौट के आता हूँ। उन्होंने कहा अभी आ जाओ। तो बोले फ्लाइट छूट जाएगी, छूट जाने दो। और कहा कि इस्तीफ़ा दे दो। अच्छा। अगले दिन प्रमोद महाजन ने मीडिया को बयान दिया कि अब मैं संगठन के लिए काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने मंत्री पद छोड़ने का फैसला किया है। तो इस तरह के कितने लोग होंगे? काफी होंगे। मंत्रिमंडल में भी हो सकते हैं, संगठन में जो होंगे वो क्या कहेंगे? संगठन में आपके हिसाब से काफी बदलाव होगा? काफी बदलाव होना चाहिए। होगा कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम, होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। जब आपने एक पीढ़ी परिवर्तन का संकेत दिया है, पार्टी को एक नया कलेवर देने की कोशिश हो रही है। काम कैसे होगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उस लुक भी तो नया होना चाहिए, दिखना भी नया। मतलब परिवर्तन हुआ है तो परिवर्तन दिखना भी चाहिए। ठीक है, तो वो दिखेगा कि नहीं, सवाल इसका है। आपको दिख रहा है परिवर्तन? अभी तो नहीं, तो नई टीम में लेकिन मिश्रित रहेगा। मतलब एकदम से नहीं होगा कि एकदम से युवा टीम ही सिर्फ रख दिया जाए। तो एक्सपीरियंस और यूथ का मिक्सचर रहेगा। पार्टी का दिख रहे हैं। बीजेपी का सबसे पावरफुल ऑर्गन क्या होता है? मतलब सबसे पावरफुल पद जो है वो क्या है? जनरल सेक्रेटरी। तो जनरल सेक्रेटरी, चलिए तो सबसे बड़े जनरल सेक्रेटरी से बात कर लेते हैं। हाँ, तो जैसे जनरल सेक्रेटरी में अभी के हिसाब से आप देखें तो जो बड़े चेहरे हैं उसमें सुनील बंसल, विनोद तावड़े, इस तरह के चेहरे। सबसे पहले संगठन महामंत्री के अलावा। मैं संगठन महामंत्री की बात ही कर रहा था। संगठन महामंत्री तो कोई चांस नहीं, वो तो संघ से ही आते हैं। तो बीजेपी का वहाँ कोई सवाल ही नहीं है। नहीं, ऐसा अभी इंडिकेशन ऐसा नहीं है। बीच में बहुत चर्चा ये चल रही थी कि संगठन महामंत्री बदले जा सकते हैं, लेकिन ये फैसला बीजेपी का नहीं होगा, ये फैसला संघ का होगा। ओके, समझिए इस बात को। इसमें नितिन नवीन जी की कोई भूमिका नहीं होगी, इसमें बीजेपी की भूमिका नहीं होगी। ये फैसला संघ का होता है कि संघ किसको भेजता है। ठीक है, ओके। अगर बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता किसी संगठन महामंत्री से बहुत ज़्यादा अनइजीनेस महसूस कर सकते हैं, करते हैं, तो वो सिर्फ कम्युनिकेशन वहाँ कर देंगे। कभी ऐसी बातें थी, लेकिन बीच में चर्चा चल रही थी कि अच्छा। शायद संगठन महामंत्री को हटाया जाएगा, लेकिन अब वो चर्चा उनके नजर नहीं आ रही है। अलावा उसका कोई वैसा कारण भी नजर नहीं आ और रहा जो है। महासचिव हैं, बाकी बड़े महासचिवों की बात कर लूँ मैं तो ये सुनील बंसल, विनोद तावड़े, ये सब चेहरे ऐसे हैं, तरुण चुग, ये जो कि अभी प्रभावी नजर आ रहे हैं। इसमें परफॉर्मर के हिसाब से देखें तो दो परफॉर्मर हैं, सुनील बंसल और विनोद तावड़े, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल में रहते हैं। अच्छे स्टेटमेंट को लगातार भेजा जा रहा है, उनको लगाया जा रहा है। तो कुछ और एज ब्रैकेट भी सूट करता ही है अभी नई टीम भी है, तो उसी हिसाब से मतलब ऐसा नहीं होगा कि नितिन नवीन जी से छोटी उम्र के लोग, मतलब अगर वो 45 वर्ष के हैं तो महासचिव उनसे छोटा ही रखा जाए, ऐसा नजर नहीं आ रहा है। इसका इंडिकेशन नहीं होगा ये। हाँ, कुछ नए लोगों की चर्चा है निश्चित तौर पर। जैसे कुछ ऐसे नाम हैं जिनको निश्चित तौर पर एकोमोडेट किया जाएगा संगठन में। अब जैसे हरीश द्विवेदी जो भी असम में प्रभारी, उनको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा चलती है कि जनरल सेक्रेटरी एक ब्राह्मण फेस उत्तर प्रदेश से, वो अगर आएंगे तो राधा मोहन दास अग्रवाल जो कि अभी गोरखपुर से हैं, फिर उनकी छुट्टी होगी। मतलब पूर्वांचल से दूर नहीं हो सकते, या यूपी से वहाँ से दूर नहीं हो सकते हैं। और अरुण सिंह ऑलरेडी हैं, अरुण सिंह कार्यालय इंचार्ज है, उनको रिटेन किया जाए कि नहीं किया जाए, ये एक देखने वाली बात होगी। तो इसमें चर्चाएं चल रही है खूब, लेकिन ये इंडिकेशन लगातार दिया जा रहा है कि मिक्स बैग होगा। कोई ऐसा कोई आमूल चूल परिवर्तन टाइप ऐसा नहीं कि मतलब सब एकदम क्रांतिकारी कर दिया जाए, उसका वैसा नहीं कर भी नहीं सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि महासचिव सबसे पावरफुल इस रूप में होता है कि काम वही करता है। पार्टी की टीम और मोदी जी की टीम, मतलब मंत्रिमंडल, इनमें भी कुछ जैसा वो कह रहे थे कि भाई सरकार में तो ये ऑप्शन रहता ही है कि वहाँ से नहीं तो इसी को यहाँ ले आओ, यहाँ के वाले को वहाँ अकोमोडेट कर दो। उसमें क्या प्रॉब्लम है सौरभ जी की, अभी वो भी होना था, कैबिनेट का रिसफल भी था कि होना है। दिल्ली में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में भी, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी बदलाव की बात हो रही थी। 21 या 22 में हुआ था। हाँ, कैबिनेट यूपी में, उसके बाद यूपी में भी नहीं हुआ है, और यहाँ भी सरकार बनी है तब से हुआ नहीं है। 2 साल जून में होंगे सरकार के, तो वो यहाँ भी चेंज होना था। लेकिन अब मुश्किल ये है कि जिन लोगों को अगर चेंज किया जाता है सरकार में से, तो वो संगठन में एडजस्ट होने वाले लोग नहीं दिख रहे हैं उसमें हमको। उस एज ब्रैकेट की वजह से, अनुभव की वजह से असहज हो जाएंगे नितिन नवीन अगर सरकार में, प्रधानमंत्री की टीम में। सरकार में सीनियर लोग इस काफी हैं। हाँ, सीनियर लोग काफी हैं। तो उनको अगर हटाया जाता है, बदला जाता है, तो वो एक बड़ा सवाल है कि उनको कहाँ समायोजित किया जाएगा। अगर वो लोग हटाए जाते हैं सरकार में, जो लोग प्रधानमंत्री की टीम में काम कर रहे हैं, तो ये एक समस्या आएगी। होना है वो भी, हालांकि वो अभी नहीं होगा, हमको नहीं लगता। ये 15 दिन वाले कैलेंडर में नहीं है वो, क्योंकि 20 तारीख तक को ये अध्यक्ष का चुनाव उसके बाद ही होगा। हमको लगता है पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद ही में सरकार में फेरबदल होगी। उसके पहले अब ये जो आप कह रहे हैं कि सरकार वाले नहीं आ सकते हैं,
इसमें जो अभी संगठन में जो लोग हैं, इसमें भी अगर लोग बाहर जाएंगे तो उनको कहाँ एडजस्ट करेंगे? अगर सरकार में के लोगों को निकालते हैं तो इन लोगों को सरकार में एडजस्ट करेंगे, कैसे होगा ये एडजस्टमेंट? तो अभी इसका मतलब अभी तुरंत नहीं होगा, जब सरकार में फेरबदल होगी तभी संगठन में भी होगा। उस हिसाब से इसको सिंक्रोनाइज करेंगे ये। और उसमें एक और बात इंपॉर्टेंट ये है लेकिन कि नितिन नवीन जी की टीम तो भी बन जाएगी ना? जरूरी नहीं है। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष जो लोग होते हैं वो जनरली सब पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री लोग हटते हैं तो उपाध्यक्ष बना दिए जाते हैं। उनको कुछ कुछ काम, जैसे वसुंधरा राजे उपाध्यक्ष हैं, रघुवर दास उपाध्यक्ष हैं। मैं यही पूछ रहा था, उपाध्यक्ष करता क्या है? उपाध्यक्ष का मतलब होता है चुपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष उसको कहीं कोई प्रभार दे दीजिए किसी स्टेट का तो कुछ काम करेगा, नहीं तो उपाध्यक्ष के पास कोई काम नहीं होता है। वो सेरेमोनियल पोस्ट है। आपको सम्मान देने के लिए, आप राज्य में इंपॉर्टेंट नेता हैं, मुख्यमंत्री थे, आप हट गए तो उपाध्यक्ष हो जाइए। शिवराज सिंह चौहान भी उपाध्यक्ष थे, मंत्री हो गए तो मंत्री हो गए। जैसे वसुंधरा राजे कहा ना, वसुंधरा राजे, रघुवर दास, सब लोग उपाध्यक्ष हैं। तो उपाध्यक्ष बना करके तो उसमें तो वो एक सेरेमोनियल पोस्ट है, उसमें क्या बदलाव करिएगा? सेक्रेटरीज होते हैं इंपॉर्टेंट, जिनको जिम्मा दिया जाता है। जनरल सेक्रेटरीज होते हैं इंपॉर्टेंट, जिनके पास जो सबसे पावरफुल होते हैं। तो उसमें चेंज करने के लिहाज से अभी हमको लगता है बैलेंस बना करके चलना होगा, नहीं तो 45 साल से कम उम्र के या 45 से 50 साल की उम्र के कितने लोग खोज के ले आएंगे? हम उस नितिन नवीन की पीढ़ी के नेता तैयार हो रहे हैं, अब ये तय मान लीजिए। क्योंकि जब से आप देखिए अमित शाह आए, जब अध्यक्ष हुए, तो उनके साथ जो टीम बनी सब उनके एज ब्रैकेट के लोग थे। आज वो सब भी अनुभवी हो गए, उम्र भी ज्यादा हो गई सब लोगों की, सब 60 के उसके ऊपर पेटे में पहुंच गए। तो उन सबको तो ले आके आप नहीं बना सकते हैं ना नितिन नवीन की टीम में। जेपी नड्डा की टीम वालों को भी नहीं ले आके बना सकते हैं इस टीम में सब आदमी को। तो नए जो लोग हैं, जैसे अनुराग ठाकुर हैं, मंत्री नहीं है, अगर मंत्री नहीं बनते हैं तो संगठन में उनके लिए बड़ी भूमिका होनी चाहिए। हरीश द्विवेदी का इन्होंने कहा, तेजस्वी सूर्या के लिए बड़ी भूमिका होनी चाहिए है। अन्नामलाई का नाम सुन रहे हैं, अन्नामलाई के लिए बड़ी भूमिका होनी चाहिए इस टीम में। तो इस तरह से बिल्कुल नए चेहरे, जब सब बदल ही देना है तो बदल आप कह रहे हैं लोग ले जाएंगे। मुश्किल इसलिए कि वैकेंसी दोनों जगह होनी चाहिए, सरकार में भी होनी चाहिए, सिंक्रोनाइज होगी, तब संगठन और सरकार में सिंक्रोनाइजेशन होगा। अब ये आज के मेरे सिलेबस में नहीं था, अभी बात याद आ गई आपकी बात से, क्योंकि प्रमोद जी का मुझे आपने जिक्र किया तो भाषण याद आ गया कि हम कहीं चीन गए थे, कहीं गए थे, तो बड़ा पॉपुलर भाषण है उनका, बहुत ज्यादा। किस्सा उन्होंने जैसे उन्होंने सुनाया संसद के अंदर कि मुझे कहा गया कि समझाओ अपना सिस्टम, सरकार का सिस्टम। तो जो निर्दलीय एक जिसकी पार्टी का एक सांसद वो प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि मैं सबसे बड़ी पार्टी का नेता हूं लोकसभा में और प्रतिपक्ष में हूं, विपक्ष में हूं। फिर उन्होंने दूसरे को दिखाया, इन्होंने कहा ये दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता है, ये भी विपक्ष में है। और फिर उन्होंने बलवंत सिंह रामूवालिया को दिखाया कि ये अपनी पार्टी के अकेले एमपी है, या किसी को एक को दिखाया, वो रामूवालिया जी, रमाकांत खलप को, और ये सरकार में है, सरकार में। हाँ, तो ये उस समय हम लोग 2003 के दिल्ली चुनाव में वो प्रभारी भी थे दिल्ली के। तो मुझे ऐसी ये बात याद आ गई कि वो जो कम्युनिस्ट पार्टी वाले आए हुए थे मिलने के लिए, तो आज किसी सीनियर जर्नलिस्ट ने मजे लेने के लिए लिखा हुआ था एक कमेंट कि जैसे बीजेपी ने कहा कि वो हमारी कार्यशैली समझना चाहते थे, तो उन्होंने याद दिलाया कि नहीं, एक बार बीजेपी वाले भी मिले थे इनसे पहले, कभी कुछ साल पहले, तो तब आप समझना चाह रहे होंगे। तो वो एक कयास लगा रहे थे कि एक दूसरे से क्या सीखना चाहते हैं, बीजेपी, आरएसएस और कम्युनिस्ट पार्टी क्या सीख सकती है एक दूसरे से। तो उन्होंने लिखा कि ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ये सीखना चाहती है कि चाइना मॉडल कैसे यहाँ लागू किया जाए। एक ही पार्टी हो, चीन तो नहीं सीखना चाहता होगा डेमोक्रेसी, वो तो नहीं सीखेगा हमसे, तो हम तो नहीं सीखना चाह रहे हैं उससे सिंगल पार्टी सिस्टम कैसा चलता है। दो चीज, एक चीज तो मेरे हिसाब से देखिए, ये लाइटर नोट पे ये जो हुआ है, संघ के लोगों से मिलना, बीजेपी के लोगों से मिलना, मेरे हिसाब से ये एक इंडिकेशन है। तो ये चाइना को आप देखिए तो वो बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। जो बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं 1953 से बना रहे हैं। तो उनको एक बात ऐसा, मतलब ये मेरा अनुमान है, पता नहीं उनको लगता है कि नहीं, कि उन्होंने ये मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी जल्दी सत्ता से बाहर नहीं जाने वाली। अच्छा, तो जो भी सत्ता में है, जिस भी देश में, उससे आपको एक रेपो बनाकर रखना पड़ता है, चाहे वो डिक्टेटर हो चाहे डेमोक्रेट हो। ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि हम तो डेमोक्रेसी हैं, चीन में डेमोक्रेसी नहीं है, हम चीन से क्यों बात करें। तो ये एक इंडिकेशन है। ये इंडिकेशन था उनको 2008 में, उनको लग रहा था कि जो है कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहेगी, MOU साइन हुआ था। अब उनको लग रहा है 11.5 साल उन्होंने इंतजार किया प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी के, और जो राजनीतिक परिस्थिति है, हम लोगों को भी लगता है, साल तो कोई नहीं बता सकता, कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी सत्ता से बाहर नहीं जाने वाली है। अब कोई अचानक क्रांति हो जाए तो बात अलग है। तो चीनियों को ही दिख रहा है,
तो चीनियों को ये दिख रहा है, इसलिए चीनियों ने ये पहल की है। लेकिन साथ साथ उन्होंने जो सक्सगाम पर बयान दिया, बताया कि हमने अपनी नीति नहीं छोड़ी है, हमारी विस्तारवादी नीति उसी तरह से बनी हुई है, हम भारत को उसी तरह से परेशान करते रहेंगे और भारत की जमीन पर वैसे ही दावा करते रहेंगे। सर मगर वो वैसे वो कंट्रोवर्सी कांग्रेस का वो बोलना टाइमिंग की बात है। हाँ ठीक है, वो उसी समय वो बयान देना जरूरी नहीं था। पहले तय हो गई होंगी ना कि इनका डेलीगेशन कब आएगा, कौन सी तारीख को आएगा। अब उन्होंने दावा किया तो हमने दावा छोड़ दिया क्या? हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी दावा किया कि ना, हमने कोई माना ही नहीं उनका और पाकिस्तान का एग्रीमेंट। हाँ, लेकिन इस नहीं, मुलाकात केवल को एग्रीमेंट की लेके- बात नहीं है। 1907 का जो इंपीरियल गजेटियर है, उसमें भारत का हिस्सा दिखाया गया सक्सेम को, और चीन ने 1917, 1921 और 1923 3 बार जो नक्शे दिखाए हैं चीन के, उसमें सक्सेम को भारत का हिस्सा दिखाया है। इसलिए भारत का दावा है। और दूसरा, पाकिस्तान मतलब चोरी का सामान लेके आप किसी और को बेच दें और जिसने खरीदा वो कहे ये तो हमारा है। खैर वो मुझे लगता है ये इतना ही दम था इसमें कि कांग्रेस ने एक बार इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। अब ये विवाद इससे आगे तो कहीं जाता दिख नहीं रहा मुझे। दो चीज़ सर, पहले जो कैबिनेट एक्सपेंशन आप कह रहे थे, जून तक मान के चलिए कि वो अभी नहीं हो रहा है, जून के बाद ही वो होना है। और आमतौर पे जैसे इलेक्शन स्टेट जब होते हैं ना, तो वहाँ पे उसके आधार पे करने की कोशिश रहती है बीजेपी कई बार, तो उसमें ना बंगाल में ज़रूरत है, ना तमिलनाडु में ज़रूरत है, ना केरल में ज़रूरत है, तो वो अभी नीड नहीं है और 2 साल के बाद ही वो रहेगा। दूसरा, इस मुलाकात के हिसाब से अगर करें तो बीजेपी ने राहुल गांधी के चीनी मुलाकात को लेके इतना बड़ा बवंडर खड़ा किया, और आमतौर पे अपने नैरेटिव में हमेशा इस्तेमाल करते हैं। चीन पे राहुल गांधी जब भी कुछ बोलते हैं, बीजेपी का सबसे बड़ा काउंटर पहला वही होता है। तो उस बैकड्रॉप में अगर आप मुलाकात कर रहे हो, तो उन तस्वीरों के सामने आने के बाद कांग्रेस का अटैक लाजमी था। हाँ बिल्कुल, और बीजेपी भी मुझे लगता है कि आफ्टर थॉट जब ये चीजें आई, तस्वीर आई, तो थोड़ा उनके अंदर एक डर और एक भय जैसा हुआ, बैकफुट जैसी चीजें नजर आई। वरना था तो चेस्ट थंपिंग करके वो बोल रहे होते। वो आपने देखा होगा कि जो मुलाकात वगैरह हुई उसके बाद नेताओं ने एकदम से इस पे चुप्पी साध दी थी। तो उनको ये समझ में आया कि नैरेटिव के हिसाब से शायद इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसको टाला जा सकता था। लेकिन समस्या ये है कि चीन के साथ आपको रिश्ता ऐसे ही रखना है, नीड एंड हेट के आधार पे। लव एंड हेट नहीं है, नीड एंड हेट है। बहुत मामलों में आपको बहुत जरूरत लव है। तो हो नहीं सकता, लव तो हो नहीं सकता, सवाल ही नहीं। और नीड है। नीड मैंने बहुत सारी चीज़ों में, सौरभ बेसिक समझ लीजिए ना, कि अगर वो अपना केमिकल भेजना हमें बंद कर दें, बिल्कुल तो हमारी हालत खराब हो जाए दवा बनाने में, बाकी सारी चीज़ों में। दवाएं नहीं बने। इवन कोविड में जब हम लोग हंगामा कर रहे थे, तो उस समय भी सरकार के लोग ये इस बात को बताते थे बार बार कि भाई बहुत सारी चीज़ों में हमें उनकी ज़रूरत है, तो उसी रूप में उसको आगे बढ़ाना है। हाँ, लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव के हिसाब से तो हाँ नहीं, लेकिन डोमेस्टिक पॉलिटिकल नैरेटिव को हमको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मतलब वेल थॉट डिसीजन है। मतलब ऐसा नहीं है कि अचानक हो गया। हालांकि बाद में जो बैकफुट पर आए लोग, आप देखिए आरएसएस की मुलाकात वाली तस्वीर नहीं आई, वहाँ दत्तात्रेय हौसबाले से मिले, वो तस्वीर हमको नहीं लगता है कि वो तस्वीर रिलीज हुई। वो नहीं, लेकिन कोर्ट आ गया था उनका। आमतौर पर होता ही है सौरभ कि इस तरह से नो बीजेपी वाले प्रोग्राम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुआ करती है। जितना फॉरेन का जो डेलीगेशन आता है ना, जेपी नड्डा जी की मुलाकात होती है। नहीं, बट मैं कह रहा हूं कि वो पॉलिटिकल रेटरिक के तक ही है। बस, पॉलिटिकल रेटरिक तक है वो, लेकिन ये एक सोचा समझा डिसीजन होगा, क्योंकि ये नहीं करते, कोई ऐसी जरूरत नहीं थी कि नहीं पार्टी करते। दफ्तर में मुलाकात है, आप नहीं करते, तो ये सोच समझ के हुआ है। तो डोमेस्टिक पॉलिटिकल नैरेटिव को बैकग्राउंड में रख के ये सोच करके कि इस पर बैकलैश होगा, कांग्रेस अटैक करेगी, हम एक बड़ा मुद्दा खो देंगे। लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार को, हमारी सरकार को चेकमेट करने के लिए, अमेरिका को चेकमेट करने के लिए कुछ बड़ी चीजें हमको दिखाने की जरूरत है जो आउट ऑफ द बॉक्स हो। हमको दिखाना है कि हम चाइना के साथ, प्रधानमंत्री को दिखाना है कि हम चाइना के साथ इस हद तक भी जा सकते हैं। ये सब मैसेजिंग उतना दूर ट्रैवल करती है। अरे बहुत दूर ट्रैवल करती है भाई, क्यों नहीं ट्रैवल करेगी? एससीओ के बाद ट्रंप ने बोला ही नहीं कि हमने जो है भारत को डीप और क्या डार्केस्ट चाइना के हाथों खो दिया है। तो वो रूस और भारत दोनों। हमको तो ये मैसेज, भारत ने ये मैसेज दे दिया बहुत लाउड एंड क्लियर। सर्जियो गोर ने जिस दिन कहा कि हमारे लिए भारत से इंपॉर्टेंट उस दिन कोई मीटिंग नहीं है, हुई उस दिन ये मीटिंग हुई आरएसएस से, और ये कहा गया कि आप जो रेटरिक कर रहे हैं, आपका जो मुंह जबानी, जो जुबानी जमा खर्च है, उससे थोड़े काम हमारा चलेगा। आप हम पर कह रहे हैं कि हम ईरान, हम टैरिफ हम कम कर नहीं रहे हैं और टैरिफ लगाएंगे ईरान के साथ व्यापार करने पर। लगा ही दिया, हाँ, लगा ही दिया, 25% लगा दिया। एग्री सेक्टर खोलेंगे, उसका प्रेशर आप हम पर बनाए हुए जो हमको नहीं खोलना है। तो हमारी तरफ से भी एक चेकमेट का एक, हमारी तरफ से भी एक दाव है हमारे पास, हम वो जोखिम तो आप लेंगे। कह रहे हैं कि कैलकुलेटेड मूव है, कैलकुलेटेड मूव है, उस पर डोमेस्टिक पॉलिटिकल नैरेटिव का जोखिम लिया उन लोगों। अब अगले 15 दिन में जो
और जो सबसे बड़ा काम होगा वो 1 फरवरी को होगा, बजट का काम होगा। अब इस पिछले 2025 में 2 इतने बड़े काम इकोनॉमिक फ्रंट पर सरकार कर चुकी है। पहले तो वो 12 लाख तक का इनकम टैक्स मुफ्त करने वाला, और फिर ये जीएसटी रिफॉर्म्स जो किए थे। इसके बाद भाई आदमी की एक्सपेक्टेशन तो कम नहीं होती ना। अब तो फिर लाइन लगेगी, अब जनता फिर, अब तो लोग सोच रहे हैं कि इनकम टैक्स ही अबॉलिश हो जाए। बात तो यहाँ तक करने होने लगी है। तो देखिए हंस रहे हैं आप, आपको नहीं मिलते लोग ये बोलने वाले? मिल जाते होंगे कि भाई देश उसी तरफ बढ़ रहा है कि नो इनकम टैक्स। सर क्या अपेक्षा करें बजट से? हालांकि मैं बहुत जल्दी पूछ रहा हूँ ये सवाल। बजट से क्या अपेक्षा करें? पॉलिसी के स्तर पर आप देखिए, इस समय जो जियोपॉलिटिक्स है, विश्व की व्यवस्था है। अभी मैं 2 दिन पहले एक अमेरिका के बहुत मशहूर जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं, उनसे सुन रहा था कि दुनिया धीरे धीरे डी ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रही है। उनका कहना था कि इसमें भारत सबसे अच्छी पोजीशन में है, कि हमने चीन की तरह विदेशी कंपनियों को बुलाकर बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट करा के और जो है मैन्युफैक्चरिंग हब दुनिया का बन जाए, वो सब नहीं किया। हमारे पास अपने इंटरनल रिसोर्सेज बहुत है। दूसरी बात, चाइना की तरह हम 1 चाइल्ड पॉलिसी पर नहीं गए। आज चाइना की पॉपुलेशन बहुत तेजी से घट रही है। भारत जो है वो एक तरह से इक्विलिब्रियम पर है। अब उन्होंने कहा कि अगले 10 साल हैं भारत के पास, इसको सुधार सकता है। क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन में जाएंगे तो भी आपको हैंड चाहिए, कंजम्पशन जो प्रोड्यूस करेंगे वो कंज्यूम कौन करेगा, उसके लिए भी चाहिए, और युवा लोग चाहिए। आज से 8-10 साल बाद चीन में बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। भारत जो है इस समय दुनिया का सबसे युवा देश है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो भारत की स्थिति अच्छी है, लेकिन मेक इन इंडिया जो है वही भारत को आगे ले जा सकता है। स्वदेशी ही भारत को आगे ले जा सकता है। जितने आत्मनिर्भर बनेंगे हम, जितना अपने को विश्व व्यवस्था से साथ रखते हुए भी अलग रखेंगे, कि ऐसा नहीं कि इस देश से संबंध खराब हो गए तो हमारी अर्थव्यवस्था डूब गई, देश डूब गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो इसलिए अब भारत ने लीडरशिप दिखाई। सबसे बड़ा प्रमाण जो है कोरोना के समय, कहा कि भाई लीडर का काम जो है केवल दूसरों पर हंटर चलाना नहीं है, मदद करना भी है। पूरी दुनिया को फ्री वैक्सीन बांटी, जो नहीं प्रोड्यूस कर सकते थे उनको दिया। तो इसलिए जो है भारत की स्थिति और सुधर सकती है मेक इन इंडिया। ठीक है, मतलब हम आत्मनिर्भरता की ओर जितना बढ़े, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो और चाहे सैन्य तैयारी। सर उस पर जोर तो सरकार का कई सालों से है। अब वैसे तो पिछला साल कई बड़े रिफॉर्म्स के लिए जाना जाएगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए जाना जाएगा, जैसे लेबर कोड वगैरह सब आया। अब अभी भी और कोई बिग टिकट रिफॉर्म्स जो हैं अभी बकेट में हैं सरकार के? अभी जो विजन ज़्यादा नज़र आ रहा है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, जैसे बहुत सारे बजट जो पहले दिए जाते थे ना, जैसे जल शक्ति वगैरह में बहुत पैसा पंप किया जाता था, उन सब अलग अलग जगहों पे पैसे में अब कमी की जा रही है। और अब ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है एआई, सेमीकंडक्टर, इस दिशा में आपको कैसे सुपर पावर बनना है, उसके लिए क्या कुछ करने की जरूरत है। तो बड़े लॉन्ग टर्म चीजें हैं तो सब, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं है, वो समझ लीजिए कि जो भी लॉन्ग टर्म है आज से शुरू करेंगे तभी वो लॉन्ग टर्म से। ऑलरेडी हम लोग उसमें थोड़ा पिछड़े हुए हैं, तो उस लिहाज से अगर आप कम्पीट करना चाहते हैं अमेरिका और चाइना के हिसाब से, तो उस लिहाज से हमारा विजन कैसा होना चाहिए। और जैसे कि पहले भी हम लोग बात करते रहे कि पीएम का तो हर बजट आपको नजर आ रहा होगा 2047 के हिसाब से ही। उसके लिहाज से हमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है, किस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत है, उस पर हाल के दिनों में जो भी उनकी बैठकें हो रही हैं, उससे जो चीज़ें क्षण के सामने आती है, उसमें ये समझ में आता है कि सबसे ज़्यादा फोकस उनका इसी बात पे, टेक्नोलॉजी पे। सर एक इस पर नहीं, वही डेवलपमेंट का है। मतलब पहले तो क्या सोशल रिफॉर्म्स और सोशल जो स्कीम्स थी उन पर सरकार का ज़्यादा फोकस होता था, उन पर सरकार का बजट एलोकेशन भी होता, तो वो अभी भी होगा। लेकिन जैसे उसी में मनरेगा में ही बजट की कटौती हो जाएगी, वो एक सोशल वो बजट था वो कम हो जाएगा। उस तरह से अब जैसे कहा अभी देवेंद्र जी ने, जल शक्ति वाले में हो सकता है कि कम हो जाए और वो फिर आप दूसरे रिफॉर्म्स की तरफ जाएं। बजट में क्या है कि एक आध बड़ी घोषणाओं को छोड़ दीजिए तो बजट सिर्फ लेखा जोखा रह गया है। सारे डिसीजंस उसके बाद होते हैं, बजट के बाद, बजट से बाहर होते हैं। जैसे लेबर रिफॉर्म्स, लेबर कोड आया, 4 जो लेबर कोड आया वो बजट के बाहर आया, जीएसटी रिफॉर्म्स बजट के बाहर आया, मनरेगा का रिफॉर्म उसके बाहर आया। तो ये सब बाहर आते हैं बजट। रिफॉर्म मान लिया इन्होंने सर, तो वो बजट के बाद आएगा, वो बजट के बाहर ही आएगा, जब उसकी जरूरत होगी उस हिसाब से जीएसटी तो बजट के बाहर ही होगा। हाँ, तो बजट सब ये सब तो बजट के बाहर ही होना है। तो वो दस्तावेज, वो लेखा जोखा होगा। अब देखिए ना, ये पिछले साल में जुलाई में और दिसंबर में 2 बार रेल किराया बढ़ा,
10 पैसा 20 पैसा ही बढ़ा प्रति किलोमीटर, 1 पैसा 2 पैसा बढ़ा, हालांकि वो भी मामूली नहीं होता है। यहाँ से पटना जाने का किराया 20 रुपया बढ़ गया मान लीजिए, और 2 बार में 40 रुपया बढ़ गया, तो वो सब बजट के बाहर हो रहा है। तो अब बजट में कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं कि पहले बजट पर हम लोग ये उम्मीद करते थे क्या घटा क्या बढ़ा, किसके दाम बढ़े किसके कम हुए, नई ट्रेनें कहाँ चली, ट्रेन किराया बढ़ा या रिफॉर्म या पॉलिसी को नहीं जोड़ना चाहिए सीधे सीधे। हाँ, वो फिर वो दस्तावेज होगा, लेखा जोखा होगा हम लोगों का, उसके अलावा पॉलिसी स्टेटमेंट। हाँ, पॉलिसी स्टेटमेंट होगा। चुनावी बड़े कदम के हिसाब से सौरभ आपका जल्दी से बता दूं, मोदी के जनवरी कैलेंडर में 2 चीज़ पे नजर रखिएगा। 17-18 को आसाम में पीएम क्या बोलते हैं, वो चुनाव का टोन सेट करेगा। ठीक है। और 23 जनवरी के आसपास तमिलनाडु में तो जनवरी चुनावी राज्यों में पॉलिटिकल चुनावी राज्यों में जो है अगले 15 दिन का कुछ आपको मिला कि आगे जाके क्या होने वाला है, उसका कुछ लेखा जोखा। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आज समय इतना ही था सर, थैंक यू सो मच। अजीत जी बहुत धन्यवाद आपका, देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज इतना ही।